एक को थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी यहाँ आगे समझने में। तो इसमें देखिए, यहाँ तक तो सब लोगों को समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया है, x का मान निकाल लिया है और 1 माइनस एक्स का, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का द्रव्यमान निकाले हूँ, सोडियम कार्बोनेट का निकाल ले हूँ। और यहाँ पर मान लिया गया है कि HCl का आयतन V लीटर है या V ml, जो भी मानो, V ml भी आप मान सकते हो, ठीक है, V मिलीलीटर भी मान सकते हो। उसके बाद आपको कैसे करना है, एक दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। देखिए, रिएक्शन जो सोडियम कार्बोनेट और HCl की होगी, उसमें सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा। ये रिएक्शन आपको जानना है। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा। HCl का 2 मोल कर रहा है। सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल का द्रव्यमान, यानी इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है 106 ग्राम होता है, इसको हम लोगों ने पहले ही निकाला है। तो 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करने वाले HCl के मोलों की संख्या बराबर 2। यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है। तो 1 ग्राम, 106 ग्राम से 2 मोल है, तो 1 ग्राम से कितने मोल होंगे, 2/106। तो 0.558 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करने वाले मोलों की संख्या 2/106। ये तो 1 ग्राम से, इतने ग्राम से निकालना, तो इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इतने ग्राम 0.558 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करने वाले HCl के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी 2/106 गुणे 0.558। हल करेंगे तो आएगा 0.105 मोल। ये HCl के मोल आ गए जो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे। इसके बाद अब देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट की HCl से अभिक्रिया होगी, तो उसका ये समीकरण ये लिखा हुआ है, ये भी आप जान लीजिए, और अगर नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा। इसमें देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 मोल है, HCl का भी 1 मोल लगेगा, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा और CO2 की गैस बनेगी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है, 84 ग्राम। 84 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन होती है 1 मोल HCl से। देखिए, मैंने यहाँ लिखा 84 ग्राम, इसका मोलर द्रव्यमान सोडियम बाइकार्बोनेट का 84 होता है। 84 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करने वाले HCl के मोलों की संख्या बराबर 1। यहाँ आपको दिख रहा है ना, इसका 84 ग्राम, इसके 1 मोल से रिएक्शन करता है, इसका ग्राम लिया, इसका मोल लिया गया, ठीक है। तो 1 ग्राम से रिएक्शन करने वाले मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/84। तो 0.002 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करने वाले HCl के मोलों की संख्या के लिए इसमें 0.442 से गुणा करेंगे, तो 0.0053 मोल HCl के आ जाएंगे, जो रिएक्शन करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो मिश्रण में दोनों है, HCl और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों, मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों है। तो मिश्रण से क्रिया करने वाले HCl के मोलों की संख्या क्या कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। इतने मोल जो हैं वो HCl के रिएक्शन करते हैं सोडियम कार्बोनेट से, और इतने मोल रिएक्शन करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये हो गया सोडियम HCl के मोलों की संख्या जो कि मिश्रण से क्रिया करते हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है मोलरता। मोलरता बराबर का फार्मूला लिखना है HCl के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन ml में गुणे 1000। अगर यहाँ पे लीटर में लिखेंगे तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। मोलरता दी है 0.1। HCl के मोलों की संख्या हमने निकाल लिया है, उसको रख देंगे, आयतन को V मान लेंगे, गुणे 1000। तो 1000 से गुणा करेंगे तो समझो 1 2 3 अंक यहाँ जाएगा, 15.8। V इधर जाएगा, 0.1 नीचे आएगा, भाग देंगे, तो उसके बाद 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 158, और ये हो जाएगा 1। तो V बराबर हो गया 158 ml। तो इस तरीके से भी आप इसे, तो देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7 जो था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था थ्योरी, तो वहाँ पर मैंने करा दिया था। ये पीछे से आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, ये हल कराया गया। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 पर चलते हैं। 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, फार्मूला लिखा है C2H4OH ट्वाइस, तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया है। प्रतिहिम का मतलब जो आसानी से ना जमे, एंटी फ्रीजिंग। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए हम लोग अब हल कैसे करेंगे। देखिए ये जो है विलय, इसमें देखिए विलय और विलायक के लिए मैंने बताया था कि जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक माना जाता है, लेकिन जो कम मात्रा में होता है वो विलय माना जाता है। लेकिन ये कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है। इसमें देखिए जो एथिलीन ग्लाइकॉल है वो 222.6 ग्राम है, लेकिन जो जल है वो 200 ग्राम है। लेकिन यहाँ पर जल को ही हम विलायक मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, विलय मानेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इसको हम जल में मिला रहे हैं, घोल रहे हैं। तो कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि जो कम मात्रा में है वो विलय हो, जो अधिक मात्रा में हो विलायक हो। कोई ऐसा फास्ट रूल नहीं है। तो हम यहाँ पर विलय किसको मानेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो विलय जो है वो एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान 222.6 ग्राम है। विलय एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर द्रव्यमान, तो इसको निकालेंगे। 2 × 12, 4 × 1, और OH में 17 हो जाएगा, O का 16 और H का 1, 17, 2 × 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। विलायक ब्रैकेट में जल का द्रव्यमान 200 ग्राम। विलयन की मोललता, अब मोललता का देखिए फार्मूला होता है, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, विलय का मोलर द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 1000। ये तो आप लोग जानते होंगे मोललता का फार्मूला। तो यहाँ पर विलय क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है, और कितना 222.6, इसका मोलर द्रव्यमान 62 अभी निकाला ही गया। विलायक किसको लिया गया, जल को, तो जल 200 ऊपर 1000, हल करेंगे 17.97। ये क्या हो गई, विलयन की मोललता। तो मोललता हो जाएगी 17.95 मोलल, ठीक है। उसके बाद देखिए विलयन का द्रव्यमान हम निकालेंगे। तो 222.6 ग्राम तो हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल है, 200 ग्राम जल है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विलयन का द्रव्यमान 422.6 ग्राम। तो विलयन का आयतन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। घनत्व तो हमें दिया है क्वेश्चन में, तो जब हम घनत्व से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, विलयन का आयतन 394.2 ml। विलयन की मोलरता, तो मोलरता क्या हो जाएगी, विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलय का मोलर द्रव्यमान, विलयन का आयतन ml में गुणे 1000। ये मोलरता का फार्मूला। तो विलय का द्रव्यमान ग्राम में 222.6 हो जाएगा, विलय का मोलर द्रव्यमान 62 हो जाएगा, विलयन का आयतन 394.2 है, ऊपर 1000। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 9.11। तो विलयन की मोलरता हो गई 9.11 मोलर। तो ये तो आसान था, शायद समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 9वां देखिए, एक पेय जल का नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसरजन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित। क्लोरोफॉर्म की जब जल में मात्रा अधिक होती है तो उससे क्या होता है, कैंसर होता है। और बहुत ज़्यादा क्लोरोफॉर्म मिला है, वो क्या है, संदूषित है, मतलब दूषित हो गया। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm द्रव्यमान में है, यानी जो क्लोरोफॉर्म मिला है कितना मिला है, 15 ppm मिला हुआ। हमें निकालना क्या है, इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए।
जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे निकाला जाएगा इसको, ध्यान दीजिएगा। 15 ppm द्रव्यमान का अर्थ यह है कि 10⁻⁶ ppm जानते हैं ना, पार्ट पर मिलियन। 10⁻⁶ का मतलब 10 लाख ग्राम संदूषित जल में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म। 15 ppm द्रव्यमान का मतलब होता है कि 10 लाख ग्राम अगर गंदा जल है, संदूषित जल है, तो उसमें क्लोरोफॉर्म कितना है? 15 ग्राम। ये ppm भी आपको मैंने पढ़ाया। तो द्रव्यमान प्रतिशतता हमको पहले निकालना, तो उसका फार्मूला हम लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, दोनों किस में लेना है? ग्राम में। यहाँ पे ग्राम में लिख देना, दोनों किस में लिखना है? ग्राम में। इसको भी ग्राम गुणे 100। तो विलेय मतलब क्लोरोफॉर्म 15 बटे 10⁻⁶ गुणे 100। तो हल करेंगे तो ये 10 इसको 100 को 10⁻² लिखेंगे, ऊपर जाएगा 10⁻⁻6, तो 15 गुणे 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? पहले का आंसर आ गया द्रव्यमान प्रतिशत। ये पहले का आंसर आ गया, द्रव्यमान प्रतिशत निकल गया। अब सेकंड पार्ट में इसका पूछा गया है क्लोरोफॉर्म की मोललता। अब देखिए 15 × 10⁻⁻4 द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाई वेट का अर्थ यह है कि 100 ग्राम संदूषित जल में 15 × 10⁻⁴ ग्राम बराबर 1.5 × 10⁻³ ग्राम, मतलब उसमें 5 मिलीग्राम क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म बहुत कम है। 100 ग्राम जल में जो गंदा जल है उसमें क्लोरोफॉर्म कितना? 1.5 मिलीग्राम है। अर्थात विलायक जल का द्रव्यमान 100 ग्राम माना जा सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 100 ग्राम विलयन में क्लोरोफॉर्म 1.5 मिलीग्राम, यानी बहुत कम है। तो इसमें हम विलायक का जो द्रव्यमान उसको 100 ग्राम मान सकते हैं, क्योंकि 100 ग्राम में से 1.5 मिलीग्राम घटाओगे तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो 100 ग्राम हम विलायक का द्रव्यमान भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो विलेय पदार्थ है वो बहुत कम घुला हुआ है। तो क्लोरोफॉर्म का मूलतः द्रव्यमान निकाल लीजिए। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, और ये 3 × 5.5। तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 101.5 ग्राम। नमूने की मोललता, मोललता बराबर क्या होता है? विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, ऊपर 1000। तो विलेय की मात्रा ग्राम में देखिए वही W/W जो 100 ग्राम में घुला है ना, तो 15 × 10⁻⁴ 100 ग्राम में घुला हुआ है। इसका मोलर द्रव्यमान 101.5 ग्राम। द्रव्यमान लेना है विलायक का 100 ग्राम, ऊपर गुणे 1000। ठीक है ना, क्योंकि हम विलायक के द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान को बराबर मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विलेय बहुत कम घुला, 1.5 मिलीग्राम। तो इसको जब हल करेंगे तो देखिए 2 0 कट जाएगा, यहाँ पर 1 0 बचेगा, तो इसको लगा दीजिए। ये कितना हो गया? 150 बटे 119.5 ग्राम। भाग देंगे तो 1.25 × 10⁻⁴ मोल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा विलयन की मोललता। तो ये भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलिए 10वां देखिए, एल्कोहल एवं जल के विलयन में आणविक अन्योन क्रिया की क्या भूमिका है? तो इसको आप समझिए कि जो एल्कोहल होता है वो जल में विलय होता है, क्योंकि एल्कोहल का जो अणु होता है वो जल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन आबंध बनाता है। तो देखिए इसको लिखना कैसे है। एल्कोहल और जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण एल्कोहल जल में विलय होता है। ये बात तो आपको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कोई भी चीज़ देखिए अगर किसी चीज़ में घुल रही है तो इसके 2 कारण होते हैं, या तो वह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, या तो जल में वो आयनित हो जाती है। जैसे
नमक को पानी में आप घोलते हो तो नमक पानी में क्या होता है, आयनित हो जाता है। लेकिन अगर आप चीनी को पानी में घोलते हो तो जो चीनी के अणु होते हैं वो जल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए चीनी पानी में घुल जाती है, चीनी आयनित नहीं होती। तो देखिए इसमें ROH, आर को समझे होंगे, एल्किल समूह है ना, एथिल मेथिल होता है। तो एल्किल समूह का आकार बढ़ने से एल्कोहल की जल में विलेयता घट जाती है। आर का जो आकार जितना अधिक होगा उतना अल्कोहल जल में कम विलेय होगा। तो ये इतना ही लिखना था। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्या होती है। ये तो आपका हेनरी के नियम में पढ़ाया ही गया होगा, मैं इसको समझा दे रहा हूँ। ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं का वेग बढ़ता है, जिसके कारण गैस के अणु तथा द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर हो जाता है और गैस की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर घट जाती है। देखिए विलेयता, जैसे गैस के जब अणु हैं द्रव के अणुओं के द्वारा जब आकर्षित होंगे, बंधे होंगे, तो गैस के अणु बाहर नहीं निकल पाएंगे, उसकी विलेयता अधिक होगी। लेकिन जब हम ताप बढ़ाते हैं तो गैस के अणुओं का वेग बढ़ता है। जब गैस के अणुओं का वेग बढ़ता है तो द्रव के अणुओं का आकर्षण उनके बीच में क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि एक आदमी है, वो धीरे धीरे आपके पास से जा रहा है, तो आप उसे चाहो तो पकड़ सकते हो। लेकिन एक आदमी अगर दौड़ते हुए आपके बीच से निकल जा रहा है तो उसे आप आसानी से पकड़ नहीं सकते। वही चीज़ है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो गैस के अणु हैं उनका वेग इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो द्रव के अणु उसको आकर्षित करने वाले हैं वो आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है और वह गैस के अणु आसानी से द्रव से बाहर निकल जाते हैं। तो ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता द्रव में घट जाती है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 12वां देखिए, हेनरी के नियम तथा उसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। तो हेनरी का नियम पढ़ाया गया है, उसके अनुप्रयोग भी पढ़ाए गए हैं, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। 13वां देखिए, 6.56 × 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। यदि विलयन में 5.00 × 10⁻² ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या हो। तो यह क्वेश्चन देखिए हेनरी के नियम का क्वेश्चन है। इसमें टेम्परेचर की कोई भी चेंजिंग नहीं की गई है, ना प्रेशर की चेंजिंग की, नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इतनी ग्राम जब एथेन है तो आंशिक दाब उसका जो है इतना है, जब एथेन इतना होगा तो आंशिक दाब आपको निकालना। इसमें टेम्परेचर की कोई भी चेंजिंग नहीं की गई। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हेनरी के नियम से, हेनरी का नियम बराबर क्या होता है, जब हम किसी गैस पर प्रेशर डालते हैं तो वह गैस द्रव में क्या होती है, घुलती है। तो P बराबर होता है KHX। तो गैस तो वही है, गैस तो नहीं चेंज करी है। तो जब गैस नहीं चेंज करेगी तो KH का मान नहीं चेंज होगा, क्योंकि KH का मान किस पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति पर। तो P1 बराबर हो जाएगा KHX1, P2 बराबर KHX2। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो KH KH से कट जाएगा, P1/P2 बराबर होगा X1/X2। X क्या है, मोल प्रभाज या मोल अंश। तो आप लोग जानते हैं कि मोल प्रभाज जो होता है वो मोलों की संख्या के समानुपाती होता है और मोलों की संख्या उसकी मात्रा के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर X1/X2 की जगह पे W1/W2 लिख सकते हैं। अब P1 पहले जो आंशिक दाब था वो आप देख लीजिए, आंशिक दाब शुरुआत में कितना लिखा गया, 1 बार। तो P1 का मान 1 रख देंगे, P2 का मान निकालना, W1 का मान 6.56 × 10⁻³ W2 का मान 5.00 × 10⁻²। तो अब इसको P2 को इधर ले जाएंगे
ये इधर आएगा, ये नीचे जाएगा। हल करेंगे, हल करने के बाद P2 बराबर आ जाएगा 50/6.56। सॉल्व करने पर 7.62 बार आ जाएगा, P2 आ जाएगा। ठीक है। 15वां देखिए, विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन का 1.004 बार वाष्प दाब है। विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या है? हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है। 2% जलीय विलयन मतलब 100 ग्राम अगर विलयन, उसमें 2 ग्राम जो है वो विलेय घुला हुआ है। हमें निकालना है मोलर द्रव्यमान। तो विलयन का वाष्प दाब जो PS है 1.004 बार है। देख रहे हैं, किसका वाष्प दाब दिया है? विलयन का। जल जो विलायक होता है उसका क्वथनांक पर जो वाष्प दाब होता है, जल का जो क्वथनांक पर वाष्प दाब होता है, ये एक वायुमंडलिक दाब होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहिए था जल विलायक का वाष्प दाब। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? वाष्प दाब। कब? उसके क्वथनांक पर। जल का जो वाष्प दाब है वह एक वायुमंडलीय दाब होता है और इसका मान होता है 1.013 बार। इसको याद रख लीजिएगा कि एक वायुमंडलीय दाब को अगर हम बार में लिखेंगे तो 1.013 बार होता है। तो ये आपका P0 मिल गया। ये विलयन का वाष्प दाब है और ये विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। 2% का मतलब कि 100 ग्राम में 2 ग्राम विलेय पदार्थ घुला, तो विलेय का द्रव्यमान हो गया 2 ग्राम। विलायक का अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो 100 - 2 बराबर 98 ग्राम। तनु विलयन के लिए जो राउल्ट का नियम होता है, तनु विलयन के लिए मतलब कि बहुत कम घुला है, 2 ग्राम केवल घुला है, तो हम तनु विलयन का नियम लगा सकते हैं। P0 - PS/P0 बराबर स्मॉल w कैपिटल M बटे स्मॉल m कैपिटल W। स्मॉल w क्या होता है? विलेय की मात्रा। स्मॉल m विलेय का मोलर द्रव्यमान। कैपिटल M विलायक का मोलर द्रव्यमान। कैपिटल W विलायक का द्रव्यमान। तो P0 का मान रखेंगे 1.013, PS का मान 1.004, P0 का मान 1.013। स्मॉल w 2 ग्राम, स्मॉल m जल का 18, स्मॉल w 98। ठीक है, इसको जब हल करेंगे स्मॉल m इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये बटे में जाएगा और इसको हल करने पर आ जाएगा। देख रहे हैं तो हल आपको समझ में आ रहा होगा, 41.35। ठीक है, कितना आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा।